आवाज उनकी, जिन्हें फिक्र है देश की। आवाज उनकी, जिन्हें फिक्र है देश की। आवाज उनकी, जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, इस प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया यूनुस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपको शो कैसा लगा? देखा आपने? शो बहुत ही अच्छा लगा, काफी इंटेंस था जी। और काफी इंटेंस राय भी हमें मिली हैं अलग अलग जगहों से। और जी। कुल मिलाकर जो मोटे तौर पर बात सामने आती है वो ये कि लोग चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो और आम जनता के लिए सहूलियतें बढ़ें। जी जी जी, बिल्कुल सही। और चूंकि इसमें आम जनता का बहुत बड़ा योगदान है जी, माली तौर पे, हम सब जैसे हमने शो पे देखा इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं और 67% जो आमदनी इकट्ठा होती है सालाना सरकार के पास, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है। हर चीज जो हम खरीदते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा टैक्स लगता है। तो लिहाजा ये जो पूंजी इकट्ठा होती है, जिससे सारी सहूलतें हमें मिलनी चाहिए, वो हम सब के पैसे से इकट्ठा होती है। तो इसमें सबका हक भी है। बिल्कुल। और जब आपको सहूलतें नहीं मिलती है, आपको जो राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एजुकेशन या पब्लिक हेल्थ में जो फ्री पब्लिक हेल्थ नहीं मिलती, जब हमको जब सिक्योरिटी और जस्टिस नहीं मिलती, तब हमें आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, उनकी बातें भी हम आगे सुनेंगे। जी, जी। फिलहाल ऐसे लोग जो आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और जिन्हें देश की फिक्र है, बहुत थोड़े में उन्होंने अपनी बात कही है। जी। मेरा नाम कृष्णा है और मैं पुणे से बोल रहा हूँ सर। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आमिर खान का शो है जिन्हें है देश की फिक्र, इससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। तो मेरे मन में भी एक मुद्दा है जो शायद महिलाओं पर और पुरुष दोनों पर केंद्रित है, वो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, वो उनके माँ बाप छोड़ के चले गए और कई जगह देखा है कि कहीं डले मिले हैं, वो नदी किनारे है। इस मुद्दे पर भी वो जरूर कुछ न कुछ करें। मेरा नाम दीपा गांगुली, मैं अंकलेश्वर से बोल रही हूँ। मैं, मेरी माँ, मेरी दीदी, हम सभी अंकलेश्वर वाले जो हैं वो आमिर खान को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा शो शुरू किया है और वही एक सच्चे इंडियन है जो भारत को उसकी असली तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले हमें जो वास्तविकता है उससे सभी भारतवासी अनजान थे और उनके सत्यमेव जयते में जो सच्चाई है, वो तीखापन है जो सबको चुभता है लेकिन अच्छा लगता है। इसके लिए आमिर खान साहब को हम सभी की तरफ से धन्यवाद दीजिएगा। डॉक्टर प्रेमदान भारतीय। सूचना के अधिकार से इतना फर्क पड़ा है कि इस मुल्क में सामान्य से सामान्य नागरिक के हक की रक्षा के लिहाज से एक कानून बना हुआ है, ये निसंदेह प्रशंसनीय है। इससे परिवर्तन हुए हैं, लोगों को जानकारियां मिली है कि भ्रष्टता ही जहां पर पहला मूल मंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है। ये आश्वासन के आलू उबालने का यंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है। अच्छी कविता लगी जी। हाँ, राजेश कुमार, रांची, झारखंड से। उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम पूरे भारत देश में बताया गया कि सिपाही का वेतन सबसे कम है और हम लोग कम वेतन पे ही पूरे परिवार का गुजारा करते हैं। हम लोग आजाद भारत के आज भी गुलाम सिपाही हैं। एक चीज खामी दिखाया गया है, हम लोग झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जो नक्सली से हम लोग का सामना होता है, इसको उस प्रोग्राम पे नहीं दिखाया गया। अगर हो सके तो उस पे अगला बार अगर प्रोग्राम बने तो इसको जरूर शामिल किया जाए। धारवाड़ कर्नाटक से वीरुंगड़ा पाटिल करके बोल रहा हूँ। मैं आमिर खान को एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये सारे एपिसोड मिला के एक डॉक्यूमेंट्री जैसा पिक्चर बनाए तो सबको इसमें और भी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो आमिर खान जी को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हाँ, नेपाल नगर से शिवानी शुक्ला। ये आमिर जी ने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट उठाया है और वैसे भी आमिर खान जी का जो भी एपिसोड आता है, सत्यमेव जयते, जो मुद्दे हम सोचते नहीं वो आमिर जी उठाते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है, इसलिए मैं इन्हें आमिर जी को बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे पूरे एमपी की तरफ से।
सर, मैं आकांक्षा चौबे बलिया उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं इस प्रोग्राम की बड़ी प्रशंसक हूँ। ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जो हमारे समाज के गंभीर मुद्दों को हमारे सामने लाता है। और तो स्पेशली मैं आमिर सर से कहना चाहूंगी कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपका ये जो प्रोग्राम है वो बहुत 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 अच्छा है। एंड फाइनली सत्यम हो जाते। आमिर खान अच्छा काम कर रहे हैं, जो सही काम करता है ने उसके साथ मेरा आशीर्वाद हर हमेशा होता है। आमिर खान को ऐसा आशीर्वाद है कि वो जो काम कर रहा है उसमें वो सफल हो जाएगा। आमिर, अलग अलग तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी बात कही है और उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, और ये एक काम है जो हम तो सिर्फ लोगों तक सूचना पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को ताकत दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन के जरिए, नॉलेज के जरिए, ताकि उनको जानकारी हो कि उनके हक क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो उसके बाद हम सबको उस पे कदम उठाना है, तभी चीजें बदलेंगी। कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा, डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा। कुर्सी पे जो बैठा उसे मैं बादशाह समझा और खुद को समझ बैठा मैं चीड़ का दुर्रा। डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा। आमिर, रेशम है दिल्ली से जी, और इन्होंने अपनी बात कही है। जी मैं रेशम बोल रही हूँ दिल्ली तिलक नगर से। यही कहना चाहती हूँ कि आमिर खान सर, मुझे आपका शो सत्यमेव जयते बहुत अच्छा लगता है और जो आपने कूड़े का इश्यू उठाया था वो भी, एंड इस बार भी जो आपने मोहल्ला सभा का इश्यू उठाया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में एक मोहल्ला सभा बने। जैसे गाँवों में सब ग्राम पंचायत वगैरह करते हैं, वैसे ही शहरों में भी अगर ये कानून लागू हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ पे हमने एक मोहल्ला कमेटी का निर्माण किया है। सभी सदस्य हर रविवार सत्यमेव जयते खत्म होने के बाद 1 बजे सबकी मीटिंग होती है। सभी अपने अपने जो मोहल्ला की परेशानियां हैं उस पर डिस्कस करते हैं और मिल बैठकर सारे उसका निवारण करते हैं। ज्यादा कुछ बात होती है तो यहाँ के जो हमारा लोकल एमएलए है, हम वहाँ जाकर और वो हमारी शिकायतें सुनते हैं। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ये चुनाव नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य है। मतलब हमें देखकर वोट देना चाहिए कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जो हमारे लिए अच्छी तरह से काम कर सकता है। अपना और अपने देश का भविष्य हमारे कंधों पर है, ये इसकी जिम्मेदारी लेकर हमें वोट देनी चाहिए। मैं आपको मानसिकता बताती हूँ लोगों की कि एक हमारे वोट से क्या हो जाएगा, हम वोट देकर क्या करेंगे। एक वोट से ही बदलाव की शुरुआत होती है, एक वोट से ही जीता जीता उम्मीदवार हार जाता है। करप्शन हर जगह है, पहले हमें करप्शन खुद से खत्म करनी होगी। हम खुद ही, जैसे अगर पुलिस वाले नाके पे रोक लिया, 100 रुपए पकड़ जाने दे, देर हो रही है, तो हम खुद ही उस अधिकारी को करप्शन नहीं देंगे तो हम आगे जाके खुद ही करप्ट नहीं बनेंगे। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार में मॉम, मेरे डैड, भाई, हम सब के सब पूरी फैमिली बैठकर सत्यमेव जयते इकट्ठे देखते हैं। और मैं स्पेशली संडे को 11 बजे से पहले 10:55 पे उठ जाती हूँ ताकि सत्यमेव जयते आने वाला। और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि हम इस प्रोग्राम को देखें ना, इस प्रोग्राम से सीख लेकर हम जागरूक बने और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने समाज और अपने देश का भला करें। ये एक स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट हैं जी। रेशमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो ढेर सारी बातें कह दी, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ अपना जवाब। एक तो सबसे पहले तो शुक्रिया जो आपको शो इतना पसंद आया। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जैसे कि गाँव में पंचायती राज बिल है, करीबन 19 राज्यों ने ये नगर राज बिल पास किया हुआ है, मैं उनको बताना चाहूंगा। लेकिन जो सेंटर ने जो मॉडल नगर राज बिल बनाया था, जो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा बिल था, वो मॉडल बिल इसलिए बनाया था ताकि ये जो बिल है वो सेंटर में पास नहीं हो सकता, ये राज्यों को पास करना है। तो सेंटर ने बनाया था कि ये एक मॉडल बिल है, आप इसके हिसाब से अपने अपने राज्यों में ये बिल पास करें। तो 19 राज्यों ने पास किया है ये बिल। लेकिन जैसे हमारे शो पे एक्सपर्ट ने बताया कि ये उन्होंने सही नीयत से पास नहीं किया है, तो उसका अभी तक कोई हम असर नहीं देख रहे हैं हमारे देश में या किसी भी राज्य में। मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, यहां पर नगर राज बिल पास किया गया है। लेकिन आज तक मेरे मोहल्ले में कोई मोहल्ला सभा किसी कॉरपोरेटर ने नहीं रखी है। अब आप सोचिए कि महाराष्ट्र में नगर राज बिल पास है, बल्कि हमारे रिसर्च में, यूनुस जी मैं आपको बताऊं कि जब हम अलग अलग कॉरपोरेटर से मिलते भी हैं रिसर्च के दौरान, तो हम उनसे पूछते हैं कि नगर राज बिल क्या है, हमें बताइए, तो वो ये कहते हैं कि क्या
कौन सा बिल, उनको तो पता ही नहीं। ज्यादातर कॉर्पोरेटर्स को पता ही नहीं होता कि नगर राज बिल जैसे कोई नाम की चिड़िया भी है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे राज्यों ने सही मानों में सही नीयत से उस मॉडल बिल को तोड़ मड़ोड़ के अलग सा एक बिल बनाया है जो नगर राज बिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके तहत कोई भी मोहल्ला सभा होती नहीं है, जबकि होनी चाहिए। तो जब सही मानों में जब ये होगा और ये हमारी मांग से ही होगा, ये हम सबको ये जानना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है और ये एक मौका है हर हिंदुस्तानी को समाज के साथ जुड़ने का, समाज के काम के साथ जुड़ने का, अपने काम के साथ जुड़ने का। देखिए, जब मोहल्ले में क्या बातें डिस्कस होती हैं, जो मोहल्ले के जो तकलीफें हैं वही डिस्कस होंगी, और जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो एक तरह से आप भी इस डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बन रहे हैं, इस लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं और उसमें आप योगदान कर रहे हैं। एक और चीज रेशमा जी ने जो बताई, माफ कीजिएगा रेशम जी, कि हमें सबको वोट करना चाहिए, बहुत ही सही कहा उन्होंने, हम सबको वोट करना चाहिए। और इसमें समझने की बात यह है कि हम किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं। जब सेंटर में इलेक्शंस होते हैं जो इस वक्त आने वाले हैं, वो सरकार बनेगी सेंटर की सरकार, और उसका काम नहीं है कि वो आपके रोड्स बनाए, बिल्कुल आपके मोहल्ले की रोड बनाए या आपके मोहल्ले का की बिजली ठीक करे। जो आपके लोकल स्थानीय मामले हैं वो उनका काम नहीं है। जब आप एमपी चुनते हैं, जिस इस चुनाव में हम एमपी चुन रहे हैं, उनका काम है कि वो कानून बनाएं या जो बना हुआ कानून है उसमें सही तब्दीली लाएं। तो जिस कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं उसमें ये काबिलियत हो कि वो कानून बनने पे सोच विचार कर पाए, अपना योगदान कर पाए उसमें, और फिर सही कानून के लिए वोट करे और गलत कानून के लिए वोट ना करे। ये काम है हमारे एमपीज का। तो जब हम इस एमपी को चुन रहे हैं, हमको ये मद्देनजर रखना है कि वो आदमी काबिल हो कि वो जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ये बड़े बड़े चीजें हैं कि जो बिल पास हो रहा है वो सबके लिए सही हो, ये सोच के वो, और उसमें ये काबिलियत हो कि वो क्लॉज पढ़ सके, भैया इसका मतलब क्या हुआ। जब हम लीगल लैंग्वेज में एक अल्फाज बदल देते हैं तो उस क्लॉज का मतलब बदल जाता है। बिल्कुल। तो जब हम एमपी चुन रहे हैं उसमें ये काबिलियत हो कि वो कानून बनाए और कानूनों में तब्दीली भी ला पाए जो बने हैं ऑलरेडी। अब जब हम एमएलए चुन रहे हैं तो वो राज्य सरकार के लिए चुन रहे हैं, तो वो इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट इलेक्शंस। और जो आम आदमी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं वो है म्युनिसिपल इलेक्शंस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इलेक्शंस हैं जिसमें आपका कॉर्पोरेटर चुना जाएगा और वहां पर रोड की समस्या है, आपकी स्थानीय समस्याएं हैं, जो भी आपकी मुश्किलात हैं अपने आसपास, वो काम जो है आपका कॉर्पोरेटर उसे करना है। कूड़े की समस्या, पानी की समस्या, जो छोटी मोटी आसपास की, कूड़ा, पानी, ये जितनी चीजें हैं ये आपके म्युनिसिपल इलेक्शंस में तय किए जाएंगे। तो जितना जरूरी है कि आप नेशनल इलेक्शंस में वोट करें, उतना ही जरूरी है कि आप स्टेट इलेक्शंस में वोट करें, और उतना ही जरूरी है कि आप म्युनिसिपल इलेक्शंस में जाएं और अपना मतदान दें। क्योंकि अगर आप वाकई चाहते हैं कि यार मेरे आसपास जो गड़बड़ है वो ठीक हो जाए, मेरा शहर ठीक हो जाए, मेरा मोहल्ला ठीक हो जाए, तो आपको म्युनिसिपल इलेक्शंस में वोट करना ज्यादा जरूरी है शायद। जी, बहुत कम लोग इस पे तवज्जो देते हैं। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, देश की जमीनी हकीकत अलग कितनी ज्यादा है ये आप अपने टीवी शो में तो बताते ही रहे हैं, और रेडियो के जरिए जब आप पहुंचते हैं तो देश के बहुत अंदरूनी हिस्सों में, दूर दराज के इलाकों में पहुंचते हैं। जी जी। झारखंड का एक ऐसा दूर दराज का इलाका है जी, जहां एक युवा लड़की जो है वो पहुंची और वो उसका गांव है जी, उसने हकीकत बयां की है। कई वजह हैं जिनके रहते वो अपना नाम उजागर नहीं कर सकती। जी 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 जी, मैं झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ सर। तो यही कहना चाहती हूँ मैं कि यहाँ 10 साल पहले मेरा गांव जहाँ था आज भी सिर्फ वही है। यहाँ ना तो बिजली है, ना ठीक से लोगों के रहने के लिए घर है। यहाँ जो भी सरकार टेंडर पास करती है, अगर एक सरकार सड़क बनाने के लिए जितना लाखों करोड़ रुपए टेंडर पास करवाती है तो उसका लाखों पैसा ब्लैक में जाता है। बच्चों के लिए जो भी यहाँ पर स्कूल वगैरह में जो दोपहर का भोजन चलाया जाता है वो भी चावल ब्लैक में जाता है। यहाँ का किरोसिन, एटलीस्ट वो तो कम से कम लोग अंधेरे में रहते हैं, तो यहाँ बिजली नहीं है। जो भी सरकार भेजती है तेल वगैरह वो ज्यादा से ज्यादा ब्लैक में ही जाता है और ऊंचे दाम पे ये लोग बेचते हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि प्लीज इस गांव के लिए कुछ करें। सब अभी तो इलेक्शन का टाइम है, सब कहते हैं वोट दो वोट दो, पर वोट तब तो देंगे ना सर जब यहाँ के लिए कुछ करेगा। वैसे तो फिर अच्छा आदमी बने या बुरा आदमी सत्ता पे बैठे, वैसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज अमित जी तक ये मेरी बात को पहुँचाई जाए और वो गाँव की जनता के लिए कुछ करें। यहाँ की जनता बहुत बेबस है। यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ठीक से उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है।
ये कब तक चलेगा सर? अमित जी कहते हैं कि लड़कियों को बढ़ावा दो, लड़कियों को बढ़ावा दो। यहाँ पर लड़कियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता है। आज भी लड़कियों को 14-15 साल में उनकी शादी कर दी जाती है। कहते हैं कि देश तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वहाँ की एक गांव की जनता को विकसित नहीं होगी। और आई थिंक मैं अपने देश के लिए अगर कुछ करना भी चाहूँ ना तो ऊपर उठती हूँ तो दूसरा पैर पकड़ के खींच देगा कि जो है वही रहे। तो कब तक कैसे गुजरते रहे हम सर? प्लीज अगर मेरी आवाज को पूरी देश की जनता सुनेगी तो प्लीज ये मैसेज सरकार तक पहुंचाया जाए। एटलीस्ट 80% जनता रेडियो सुनती ही है। के थ्रू लगा मुझे कि ये मैसेज अगर अमित जी तक पहुंचता है और वो कुछ कर पाते हैं तो आई थिंक बहुत बड़ा योगदान होगा उनका। इन महिला ने अपना नाम नहीं बताया, मैं उनको अनामिका कहूंगा। जी अनामिका जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं और मुझे बड़ा दुख है और हम सबको बहुत दुख है और ये सच्चाई है हमारे देश की। और ऐसा नहीं है कि सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार को, एक नहीं जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, ऐसा नहीं है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और कुछ लोग सरकार में ऐसे भी हैं जो अच्छा काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है कि जो गरीबों तक जो पैसे पहुंचने हैं, जो भी योजनाएं बनती हैं जो उनके लिए होती हैं और उन तक नहीं पहुंचती या उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा उन तक पहुंचता है, इसकी वजह है कि ये जो भ्रष्टाचार है वो हम सब के अंदर है। जी देखिए, मिनिस्टर जो ऊपर बैठा है केंद्र में, उसने तो एक योजना पास कर दी, उसने तो वो पैसे नहीं रखे, उसने योजना पास कर दी ताकि लोगों को, अब वो योजना राज्य सरकार लगाती है अपने राज्य में और वो एक एक सरकारी अफसर के पास वो जिम्मेदारी जाती है कि वो काम हो, जिन लोगों को पैसा पहुंचना है पैसा पहुंचे, जिन लोगों को सुविधाएं पहुंचनी है सुविधाएं पहुंचे। अब ये जो लोग हैं, ये जो सीढ़ी है नीचे तक, जब ये लोग जो हैं ये भी तो इंसान ही है, ये भी तो हिंदुस्तानी ही है और ये गरीब से गरीब लोगों का जो हक है वो छीन रहे हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है और इसके लिए हमें अंदर झांकना है। यूनुस जी, जो इंसान ये कर रहा है वो अपने अंदर झांके और अपने आप से पूछे मैं कि किससे मैं चोरी कर रहा हूं, और अगर मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे कतई ये नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, सरकार क्या होती है, टेबल कुर्सी थोड़ी होती है सरकार या इमारतें। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं और हजारों लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो ये सारे लोग जो हैं जब अपना अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे तभी ये व्यवस्था बदलेगी और देश सुधरेगा। और ये सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हमें सोचना ये है कि हम जब किसी भी जिम्मेदारी के पोजीशन पर होते हैं तो हम उस वक्त कितने करप्ट होते हैं, कितने नहीं होते हैं, और हम अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं। इसके लिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपसे अनामिका जी, जो आप चाह रही हैं कि आपके गांव में सुधार आए, तो यकीनन आपके गांव में इलेक्शंस होंगे लोकल लेवल के, पंचायत के, तो उसमें देखिए शुरुआत वहां से होगी। जब आप सही लोगों को पंचायत में चुनेंगी, आपके गांव के चुनाव में आप सही लोगों को चुनेंगी, तो वो लोग फिर आगे बढ़ के आपके लिए सही काम कर पाएंगे और वो उनके ऊपर के लेवल के लोगों से मांग सकेंगे कि भाई हमारे गांव के लिए इतनी सुविधाएं आनी थी, वो कहाँ है। जो जमीनी स्तर पर जो करप्शन हमने देखा है हमारे रिसर्च में, अक्सर जो सरपंच है वही जो है वो अपने गांव वालों को सुविधाएं नहीं पहुंचने देता, वो उसका कुछ हिस्सा खुद रख लेता है। तो वो लोएस्ट लेवल है। सबसे लो लेवल जो है वो है ग्राम सभा, हर इंसान उसका मेंबर है। तो जब आप पंचायत चुनते हैं तो आप किन लोगों को चुन रहे हैं, वहां से शुरुआत होती है। जैसे मैंने शहरों के लिए कहा म्युनिसिपल इलेक्शंस है, वैसे ही गांव के लिए पंचायत इलेक्शंस है, वहां से बात शुरू होती है। तो जब आप पंचायत के इलेक्शंस हो तब आप सही लोगों को चुनेंगे, तब धीरे धीरे वहां पर तब्दीली आना शुरू होगी। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। क्योंकि जो अनामिका जी अपने गांव के बारे में कह रही हैं, वही स्थिति हजारों गांव में है हिंदुस्तान में। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ठीक से वहां के बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और ये चीज बदलना बहुत जरूरी है। वरना जो सपना हमारे मन में है, हमारे दिल में है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, वो कब पूरा होगा? ये तभी पूरा होगा जब कमजोर और गरीब आदमी को ताकत मिलेगी और उसकी सिचुएशन बदलेगी, तब हिंदुस्तान बदलेगा। जो गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज होना चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस क्या होता है? यही होता है। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने रेशम जी से बताया कि नगर राज बिल है 19 राज्यों में, वैसे तो पंचायती राज बिल तो हर राज्य में है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हमें शो पे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि केरला को छोड़ के बाकी जितने राज्य हैं वो भी पंचायती राज बिल को सही मानों में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं सही मानों में। ग्राम सभा जो है वो चीजों पर निर्णय नहीं ले रही है। ग्राम सभा की मीटिंग्स होते ही नहीं है, फर्जी सिग्नेचर लिए जाते हैं कि ग्राम सभा की मीटिंग हो गई, इसमें ये तय हुआ, वो तय हुआ। अपने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनको काम दे देते हैं, वो उनको बाकी पैसा दे देते हैं, घूस दे देते हैं, ये सब चल रहा है। अब ये देखिए जमीनी स्तर पर चल रहा है।
यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, जमीनी स्तर पर चल रहा है। तो कौन करप्ट है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर करप्ट है कौन। तो ये हमें सोचना है कि हम सब में ये करप्शन है। इसीलिए जो हम ये शो कर रहे हैं यूनुस जी, उसका मकसद ये है कि हम अपने अंदर झांकें। क्या मैं हिंदुस्तान को वहां ले जाना चाहता हूं जहां हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था हमारे लिए, जो हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं है। देखिए, जो आदमी गलत काम कर रहा है वो भी कहता है यार इंडिया एक बहुत महान देश होना चाहिए, लेकिन वो जब ये अपने दिल में मानता है तो जब काम करने का समय आता है तो फिर वो क्यों गलत काम करता है? उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। एक तरह से कभी कभी मुझे ख्याल आता है यूनुस जी कि हम शायद ऊपर वाले का डर हम में से निकल गया है। ये मुझे ख्याल कभी कभी आता है, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर पर हो, जब हम गलत काम करते हैं तो हमको लगता है कि यार किसी को पता नहीं चलेगा, मैं ये काम करके निकल जाऊंगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, चाहे वो माली तौर पे हो या किसी और तौर पे हो। ये गलत काम कर लूंगा, मेरा ये फायदा हो जाएगा, कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, कोई देख नहीं रहा है, किसी को इस बारे में मालूमात नहीं होगी, और जो 2-4 लोगों को मालूमात होगी उनको भी मैं इसमें जोड़ लूंगा। क्या वो भूल गया है कि ऊपर वाला हर बात देख रहा है, वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जी आमिर, अब अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रियंका हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी, मैं उत्तर प्रदेश से प्रियंका पांडे बोल रही हूँ, और मुझे ये कहना है कि जब से लोगों में ये जागरूकता नहीं आएगी कि ये देश हमारा है, जिस प्रकार हमारा दायित्व हमारे घर के प्रति है, वैसे ही इस देश के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। हम जितना देने के अधिकारी हैं उतना लेने के भी। जिस चीज पर जिसका जितना हक बनता है उसे उतना मिलना ही चाहिए। किसी को कोई हक नहीं किसी का हक छीनने का। कागजों पर वही होना चाहिए जो वास्तव में हो। कोई एक पुलिया बनाकर 4 पुलियों का पैसा क्यों लेगा? और अगर वो ले रहा है तो हम कहाँ हैं? पैसे हमारे जा रहे हैं तो बोलेगा कौन? जैसे ट्रेन की एक कड़ी टूटने पर ट्रेन टूट जाता है, वैसे ही एक भी देश का नागरिक अगर अपना कर्तव्य नहीं समझेगा तो देश हमारा ऐसा ही रहेगा। जिंदगी केवल घर से दफ्तर तक सीमित नहीं है। जिंदगी केवल कमाने और खाने का नाम नहीं है। हम जीने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए नहीं जीते। इस देश के साथ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई इस देश के हालात नहीं बदल सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में किसी देश का दुर्भाग्य ये नहीं होता कि वहाँ के नेता और राजनेता भ्रष्ट हो जाए, बल्कि दुर्भाग्य ये होता है कि वहाँ की जनता सो जाए। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। देखिए, प्रियंका जी ने बिल्कुल वही बात कही जो मैं कह रहा था जी, कि हम सीएम और पीएम को ब्लेम करना बंद करें और हम अपने अंदर झांकें। अगर हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है, देखिए हमारे शो में हमने ये जागरूकता देने की कोशिश की है कि ये जो आपका हक है वो आपको नहीं मिल रहा है, जो आपका अधिकार है आपको नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आपने पैसे भी दिए। गरीब से गरीब आदमी ने इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। तो जब आपको नहीं मिल रहा है, तो जब आप आवाज नहीं उठाएंगे उसके लिए, तो कैसे बदलाव आएगा? तो 2 चीजों करना बहुत जरूरी है। एक तो मैं कोई गलत काम ना करूं, और जब मेरे खिलाफ कोई गलत काम हो रहा हो तो मैं आवाज उठाऊं, सामने आऊं, उसके लिए लड़ूं। यही तरीका है बदलने का, और कोई शॉर्टकट नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि यार ये आदमी हमें बचा लेगा, वो बचा लेगा, ये नेता आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में एक इंसान पर निर्भर नहीं होता कि देश आगे बढ़ेगा या नहीं, हर इंसान पर निर्भर होता है। जब तक हम ये बात नहीं जान लेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो समस्याएं हमारे सामने वो ऐसी की ऐसी रहेंगी। आमिर, अलग अलग उम्र के और अलग अलग अनुभव के दायरों वाले लोगों ने हमें फोन किया और अपनी बात कही है। ये एक सीनियर सिटीजन है जो आपके शो से जुड़ी हुई कुछ बातें करना चाहती हैं। मेरा नाम इंदु कबा है, रायपुर से बोल रही हूँ। सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र 76 है। मेरा मानना ये है कि जब जब वर्तमान अपने नैतिक मूल्यों से विचलित होता है, उनको पूरा नहीं करता, तो भविष्य उसको टिकने नहीं देगा, और ऐसा परिवर्तन होगा कि एक कोई युग पुरुष अवतरित होगा। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एक युग पुरुष में मान के चलती हूँ आमिर जी को, और मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है वो सक्सेसफुल हो और वो अपने परवान पर चढ़े। मैंने 1-2 नॉवेल भी इसी विषय पर लिखे थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब कोई सेलिब्रिटीज ऐसे पॉइंट्स उठाता है तब ही वो सक्सेस मिलती है। एक आदमी, एक औरत के, एक नारी के ये सब करने से जागृति नहीं आती है। लोक कथा जो मेरे एक नॉवेल में है, मैं सुनाना चाहती हूँ। एक परिवार के सामने 3 बच्चे बैठे हुए थे। तीनों बच्चों बहुत देर तक बैठे रहे एक पुलिया पर। 2 बहुत सजे बने थे, एक बहुत निर्द्वंद था और एक बहुत गरीब सा भोला भाला बैठा हुआ था। तो परिवार वालों को बहुत दया आई कि भाई बच्चों तुम लोग क्यों बैठे हो,
और अंदर आ जाओ, तो बोले नहीं हम अंदर नहीं आएंगे, घर के सब सदस्य जब आ जाएंगे और जो सब एक मत होके बोलेंगे वही आपके घर में आ पाएगा, सब नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने घर में अपने चर्चा की, पूछा कि भाई किसको लेना चाहते, बोले कौन बताइए। जो सजा हुआ था गहने से और खूब सुंदर था, तो वो बोला कि मैं धन संपत्ति वाला हूँ, मुझे जो लेगा उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होगी। अच्छा, बोले दूसरा कौन है, कि दूसरा मैं सफलता की गारंटी हूँ, आप जिस काम में भी कदम उठाएंगे वो सफल होगा, ठीक है। और ये तीसरा, अरे ये तो बिल्कुल बेकार है भाई, ये इसको क्या करना है, इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है, ये तो केवल प्यार है, लव। तो आप घर में मालूम कर लीजिए किसको लेना है। तो घर में उन लोगों ने चर्चा की कि तीनों में से हम किसको ले सकते हैं। तो घर में ऐसा एक मत हुआ कि जो बेचारा छोटा गरीब बच्चा अलग से बैठा हुआ है उसी को ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम प्यार वाले बच्चे को ले जाते हैं। तो वो प्यार वाला बच्चा आने लगा, तो उसके पीछे पीछे सब लोग आने, दोनों और लोग भी आने लगे। उन्होंने कहा अरे हम तो एक ही को ले जाना चाहते। तो बोले नहीं, जो इसको ले जाएगा उसके पीछे पीछे हम लोग भी आएंगे। ये मेरी लोक कथा है। मेरा मानना है जहाँ जहाँ प्यार होता है, जिस क्षेत्र में भी प्यार होगा, स्नेह होगा, परस्पर समझौता होगा, सब एक दूसरे की बात को समझने की जहाँ शक्ति होगी, वहाँ संपदा भी रहेगी और सफलता भी मिलेगी। आपने अपने एपिसोड में कुछ कहानियां सुनाई थी। काश मैं ये कहानी सुना पाता, काश मैं ये कहानी सुना पाता। कितनी खूबसूरत कहानी सुनाई इंदु जी ने। बहुत अच्छा लगा इंदु जी आपने जो कहा, और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि जब हम अपने दिल में प्यार को जगाएंगे तभी बदलाव आएगा। जब हर एक नागरिक, हर एक इंसान अपने दिल में प्यार को जगा देगा, तब वो जो गलत कर रहा है गलत करना बंद कर देगा, जब उसके दिल में प्यार आके बैठेगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी बात कही है इंदु जी ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जब हम प्यार को अपने घर में लाएंगे, अपने मन में लाएंगे, तब उसके साथ साथ सारी चीजें आएंगी, संपत्ति भी आएगी, हर चीज आएगी उसके साथ। बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने। जी आमिर। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। और अब पूजा त्रिपाठी को सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। सर, मेरा नाम पूजा त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर से 40 किलोमीटर दूर गांव अहिरौली खुर्द से सर बोल रही हूँ। सर मैं पढ़ती हूँ सर, मेरा MA प्रीवियस है। आमिर सर ने सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम पेश किया, ये एक बहुत अच्छा और सर एक पुनीत कार्य किए हैं। लोग अपने विचारों को उनके सामने पेश तो कर रहे हैं, सिर्फ सुनने और कहने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक हम इसे अपने जीवन में ना अपनाएं, हमारी बात को कोई सुन सकता है और वो है आमिर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझसे आमिर सर से बात हो पाएगी। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो कहा बहुत ही सही कहा। ये जो हम कार्यक्रम में जो कुछ हम दिखा रहे हैं, उसमें जब हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, चेंज लाएंगे, हमसे ही चेंज शुरू होता है। आमिर एक पत्रकार हैं भोपाल के, वो RTI से जुड़े एक अलग ही पहलू के बारे में खुलासा कर रहे हैं। जी, मैं सतीश एलिया हूँ, भोपाल से बोल रहा हूँ। मैं पत्रकार हूँ और मैं एसोसिएट स्टेट एडिटर की पोस्ट पर हूँ मैं अभी इस वक्त। जो RTI एक्ट में सरकारी जो विभाग है वो जानकारी देने में कई बार आनाकानी करते हैं। सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी लेना आसान नहीं होता है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब कोई भी हथियार जो होता है वो एक अच्छे काम के लिए भी यूज हो सकता है और बुरे काम के लिए भी यूज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि मिसयूज, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मेरा अपना अनुभव यह है कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो सूचना के अधिकार को भी एक किस्म का अपना प्रोफेशन उन्होंने बना लिया है। कोई एक व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगता है, उसको जानकारी मिल जाती है, उसको कोई और इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई किसी विभाग में किसी जगह कोई गड़बड़ चल रही है, कोई एक ऐसी चीज होगी जो नियम के विरुद्ध है और वो जानकारी के दस्तावेज किसी व्यक्ति के हाथ लग गए, जिस व्यक्ति के खिलाफ वो मामला जा सकता है, उस व्यक्ति से उस जानकारी लेने वाले के बीच में कोई लेन देन भी हो सकता है, सौदेबाजी हो जाती है। क्योंकि मैं ऐसे भी कई एक्टिविस्ट को जानता हूँ जो RTI के एक्टिविस्ट बनने से पहले उनका कोई प्रोफेशन कुछ और था, RTI आने के बाद से वो RTI के एक्टिविस्ट बन गए। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन वो तमाम तरह की चीजें लग्जरी मेंटेन करते हैं। उनका रहन सहन, चलना फिरना, गाड़ी, तमाम तरह की चीजें जिनमें पैसा खर्च होता है, कहाँ से आता है ये पता नहीं चलता है कई बार। लेकिन सवाल ये है कि आप उनसे कौन सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगे कि आपके पास ये कहाँ से आया, आपकी आजीविका का साधन क्या है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो सिर्फ हम टेलीविजन पे देखते हैं
या राजधानियों में या बड़े शहरों में या जिला मुख्यालयों तक देखते हैं, वो एकदम ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोगों को पता नहीं होता है उनके अधिकार क्या हैं, उनको क्या मिल सकता है और उनके बिहाफ में कैसे कैसे लोग क्या क्या सुविधाएं बेजा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आमिर खान जो काम कर रहे हैं, सत्यमेव जयते जो उन्होंने बनाया है या उनकी जो रिसर्च टीम काम कर रही है, वो असल में पत्रकारों को करने का काम था। मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमें जो काम करना चाहिए था, हमारी कम्युनिटी को जो काम करना चाहिए था, वो आमिर खान और उनकी टीम कर रही है। सूचना के अधिकार को जो हथियार जनता के हित में बनाया जा सकता है, उसका एक उदाहरण है वो। लोगों को इससे पता भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, चीजें कानून बन जाता है, नियम बन जाते हैं, लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक वो सूचना के अधिकार की जो ताकत है, मुझे लगता है वो पहुंच रही है लोगों तक। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश बिल्कुल यही है, जैसे आपने कहा, कि हम हमारे प्रोग्राम के जरिए लोगों को जानकारी दें, सूचना दें। और ये जो हमारा शो है, मैं आपको बताऊं, दूरदर्शन पे भी दिखाया जाता है, अलग अलग भाषाओं में डब करके भी दिखाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक जानकारी हर मुद्दे पर पहुंचे। आप सही कह रहे हैं सतीश जी, कई लोग ऐसे हैं जो इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और किसी के खिलाफ कुछ उनको जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। लेकिन इस पे मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार जो है उसका गलत उपयोग तभी होगा जब मैंने कोई गलत काम किया है। बिल्कुल। अगर मैंने गलत काम किया ही नहीं है तो आप सूचना निकालिए, आपको गलत मिलेगा ही नहीं। तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है कभी कभी आरटीआई का, उसके पीछे भी ये एक सोच हमको साफ करनी है कि जब मैं गलत काम करूंगा ही नहीं तो आरटीआई का गलत उपयोग होगा ही नहीं। उसका गलत उपयोग तभी हो रहा है जब कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं और उससे बचना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आरटीआई बहुत ही अच्छा कानून है, इसका सही उपयोग हम सबको करना चाहिए। और इसके अलावा एक और कानून है जो अभी तक पास नहीं हुआ है, जो हमारे शो पे निखिल जी ने हमें उसके बारे में बताया, निखिल डे जी ने, जो कंप्लेंट्स का एक बिल है, उसका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूं। आरटीआई जैसा ही एक बिल है कंप्लेंट्स के ऊपर, कि अगर आपका कंप्लेंट है तो आप अपने अथॉरिटीज में कहिए कि ये हमारा कंप्लेंट है, और वो 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सुनवाई होती है, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता। और जब वो आपका काम नहीं होता जो आपने कंप्लेंट की है, अगर वो नहीं होता तो वो आपको जवाब देते हैं कि ये आपने जो कंप्लेंट किया है ये इसलिए नहीं हो रही है, उनकी कोई सही वजह होती है, या वो आपको करके देते हैं। और अगर उन्होंने नहीं किया तो उनपे काफी भारी फाइन भी है, करीबन 50,000 तक का। तो ये बिल पास हो जाए तो मुझे लगता है कि और भी हम ताकतवर बन सकते हैं एज ए डेमोक्रेसी, एज ए लोकतंत्र। जी, आमिर गुरु प्रसाद हैं, इन्होंने कारवार से हमें फोन किया है। जी, गुरु प्रसाद नेतलकर, गोवा कर्नाटक बाउंड्री, कर्नाटक में कारवार, मुंबई से करीबन 1000 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। वो आमिर खान जी का अभी जो एपिसोड हुआ करप्शन के ऊपर, उसमें ये बात नहीं की कि कभी भी क्या होता है, करप्शन होता है, कोई मामला सामने आता है तो किसी छोटे पैदे को टारगेट करके उसको सजा दिलाई जाती है पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन उसके आजू बाजू में बड़े लोग, बड़े अफसर, बड़े नेता जो रहते हैं ना, वो हाथ ऊपर करके उनका सामने भी नहीं आते हैं। असल में आखिरी फायदा बड़े ओहदे पर बैठे हुए नेताओं को ही होता है, और उनसे छोटे जो ऑफिसर्स, उनके अंडर जो एजेंट की तरह काम करते हैं, उनको ही फायदा होता है। मतलब लूप होल्स, जिन खामियों से पैसे खाने की गुंजाइश होती है, वो खामियां ठीक करने का कभी कोई सोचता भी नहीं है। पब्लिक अवेयर है, लेकिन उन खामियों को वैसे तो वैसे ही रखा जाता है। मान लो पूरे अंधेरे में टॉर्च की रोशनी अगर आपको कोई डाल के दिखाए कि देखो इधर ये उजाला है, तो हमारा ध्यान भी सिर्फ उजाले की तरफ ही जाएगा ना, हम अंधेरे को भूल जाते हैं। यही हो रहा है अपने देश में। भारत एक अव्यवस्था में व्यवस्था वाला देश है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ये सब कचरे के लफड़ा सब आमिर खान जी दिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। कहीं भी जाता हूँ तो सिस्टम तो गड़बड़ रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, बूढ़े लोगों को पेंशन दिलाने का ये सरकार की तरफ से स्कीम आया है, लेकिन अभी हाल ये है, हमारे कारोबार कर्नाटक में मेरे भाई ने किसी को 3000 रुपया खिला के, मैं मानता हूँ मैं रिश्वत दिया, लेकिन रिश्वत देके भी 6 महीने हुए, अभी पेंशन फंक्शन नहीं हुआ है। ये बात है। इसी बात पर मैं अपने भाई पर भी गुस्सा हूँ। अभी आरटीआई लगा के मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ आगे, और मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगा। ये मुद्दा पकड़ के बैठूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी, आपने सही किया जो आपने अपने भाई को डांटा, और हमें ये जो करप्शन है हमें अपने स्तर पे हटाना है, हमें अब खुद गलत काम नहीं करना है। और आप ये भी सही कह रहे हैं कि अक्सर जो हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, वो
पकड़े जाते हैं उनको सजा होती है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है, जैसे हमारे शो पे संतोष हेगड़े जी आए थे, कर्नाटका के ही थे, और जो बेल्लारी आयरन ओर स्कैम था उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 3 मुख्यमंत्रियों को और करीबन 9 मंत्रियों को और बहुत सारे गवर्नमेंट IAS ऑफिसर्स को, बड़े बड़े अफसरों को, सबका नाम उन्होंने उसमें रिपोर्ट में दिया है कि इन सब के खिलाफ उन्होंने अपने इल्जाम लगाए हैं। मैं तो ये भी होता है जब सही आदमी हो लोकायुक्त में तो कितना फर्क पड़ सकता है, हम ये भी देखते हैं। अब हमें इंतजार है कि उस पर जो कार्रवाई हो वो सही हो और उन लोगों को कानून जो है वो सही कदम उठाए उसके लिए। गुरुजी से मैं एक और चीज कहूंगा कि यकीनन वो RTI का इस्तेमाल करें ताकि जो पेंशन की समस्या है उनके सामने वो दूर हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो वेबसाइट है उस पे हमने समझाया है कि RTI कैसे फाइल किया जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। हमारी वेबसाइट है www.satyamevjayate.in। सेवा का वादा करके वो तो मेवा खा गया, राजा वो खुद बना मुझे प्यादा बना गया, मुझे प्यादा बना गया। ओ मत भड़क मेरे दिल यूं खुद पे ना गुर्रा, तू ही था ना समझ उसे जो दे दिया तुर्रा। तितंग 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 डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा। तितंग 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 डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, नांदेड़ से एक मिस्टर पाटिल हैं, इन्होंने हमें फोन किया है जी। हाँ सर जी, हमारे इधर इनलीगल माइनिंग चल रहा था 2-4 साल पहले, लेकिन मैं पर्यावरण के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर काम करता हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कमेटी बोल के, नांदेड़ में काम करती थी। तो हमने वहाँ पे निवेदन दिया, सब कुछ किया, लेकिन बंद नहीं हुआ था। हमने वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने हम एजुटेशन किया और बाद में कलेक्टर ऑफिस ने उसके ऊपर एक्शन ली, बंद किया। RTI का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो उससे पता चला कम रॉयल्टी देके रात दिन सब रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करके वो पूरा वहाँ से माल लेके जाते थे। और वो पता चला बाद में कि इसने कहाँ किन किन लोगों ने इनलीगल माइनिंग किया। तो RTI डालने के बाद भी कलेक्टर को बताया हमने, इन लोगों ने ये पूरा डैमेज किए वाला है, इन लोगों से पैसे वसूल किया जाए। कोर्ट में जाने के बाद उसको 20 लाख रुपए फाइन भी गिर गया था एक आदमी को उसमें से, लेकिन वो अपील में चला गया रीजनल कमिश्नर के पास, वहाँ से वो कम करके 1 लाख रुपए वो कोर ला गया। 22 लाख से 1 लाख रुपए बस, बाकी कुछ भी नहीं, उसमें से आगे कुछ भी नहीं हुआ है। उन लोगों से पैसे वसूल किया जाए, ऐसा हमारी डिमांड थी। और जो पर्यावरण का लॉस होने वाला है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे डैम बनाना चाहिए, नहीं तो कुछ तो भी करना चाहिए कि वो रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, ताकि इको साइकिल वहाँ की पूरी डैमेज हो गई थी, पक्षी प्राणी वहाँ से चले गए थे, तो वो पूरे वहाँ पे आने के लिए हमने डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने नहीं किया। 2 साल के बाद हमने खुद वहाँ पे डैम बनाया। सर जी से ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन उनका भी था। उस वक्त मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, 27-28 साल का है मैं। उस वक्त मुझे बहुत दिक्कतें भी आ गई, उन लोगों ने जान मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन उनसे मुझे प्रेरणा मिली, चलो भाई है कोई तो भी अपने साथ, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पाटिल साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे आगे आएं और गलत काम के विरुद्ध जो है आवाज उठाएं, कदम उठाएं। आमिर, ये जो RTI दायर की जाती है और उसके बाद कोई जानकारियां ली जाती हैं, तो आज एक खबर पर हमारी नजर पड़ी है जी। उस खबर में ये है कि एक RTI एक्टिविस्ट ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि उसे तरह तरह की धमकियां दी जा रही थी और उसकी वजह से उसने खुदकुशी की और नोट में जिम्मेदार लोगों के नाम भी लिखे हैं जी। इसके अलावा एक संस्था है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, जिसने ये बताया है कि तकरीबन 250 ऐसे लोगों पर हमले हुए हैं। ये हमले फिजिकल या मेंटल हुए हैं जिन्होंने RTI के जरिए जानकारियां हासिल करने की कोशिश की थी। इनमें से कुछ का कत्ल भी हुआ है और ये मामले जो हैं ये काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं।
जी, ये बहुत ही गंभीर बात है और इससे हमें दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये कि आरटीआई कितनी ताकतवर चीज है, क्योंकि उससे जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो इतना डर रहे हैं कि वो इस किस्म के कदम अब उठाना शुरू कर रहे हैं। तो आरटीआई वाकई एक बहुत ही मजबूत हथियार है जिससे कि हम उससे कदम उठा सकते हैं, लेकिन हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। यूनुस जी, अगर हम डर के पीछे हट जाएंगे तो फिर तो आरटीआई पास हुआ ना हुआ उसका कोई फर्क नहीं होगा। तो यकीनन हमें अपनी हिफाजत करनी है, हमें संभल के चलना है, लेकिन आरटीआई का इस्तेमाल करना ही है। और जो ये एक लड़ाई कह सकते हैं हम कि हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, ये देश के लोगों को करना ही चाहिए। आमिर, थोड़ी देर पहले हम पंचायत स्तर पर चीजों को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे। जी, गुरु प्रसाद शुक्ला उत्तर प्रदेश के हमारे एक श्रोता हैं जी, जिन्होंने पंचायती स्तर पर चल रही गड़बड़ियों को उजागर किया था। जी हाँ सर, मेरा नाम गुरु प्रसाद शुक्ल है और मैं उत्तर प्रदेश बहराइच थाना हरदी से बोल रहा हूँ। ये सूचना के अधिकार हमारी ये ग्राम सभा हरदी गोरा जो है विकासखंड महसी, इसमें सरकार का नियम का पालन नहीं किया गया। जो आवासों में गरीबों का आवास नहीं दिए गए और नरेगा में सही काम नहीं किया गया, जो सरकार का धन था उससे दुरुपयोग किया गया, स्वयं अपना हित किया गया। प्रधान और पंच मिलकर सब अपना हित कर लिए, ग्राम पंचायत कार्य और बीडीओ सभी मिलकर अपना हित किए हैं। सर, इसकी जांच भी की गई, जांच में दोषी भी पाए गए एक बार, लेकिन पूर्णतया कार्य नहीं किया गया। अभी जो है सब अधूरे पड़े हैं। सर, ये अगर किया जाए तो हमारा निवेदन है कि अगर जनता और देश के हित में यह किया जाता है तो सर इसमें पालन हो। इससे संबंधित हम लोग काफी प्रयास किए कि सही काम हो, नियम का पालन हो। तो ये न होना साबित किया गया तो हम लोग इसके लिए सर 41 दिन भूख हड़ताल भी किए जनहित के लिए। सूचना का अधिकार भी किया, जो नहीं दिया अपील भी किया, आयोग में अपील किया, राज्य सूचना आयोग, फिर केंद्र सूचना आयोग में अपील किया, वहां से अपील मंजूर भी हुई, लेकिन आज तक सूचना नहीं मिली हम लोगों को। सर, ये कह रहे हैं कि इसमें जो नियम है सरकार के वो लागू हो और नियमता से पब्लिक की सेवा हो और विकास हो जनता का। गुरु प्रसाद जी, मुझे खुशी है कि आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वक्त आपको अगर पूरी सफलता नहीं मिली है तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, हम आपके साथ हैं। आप ये लड़ाई जारी रखिए और तभी ये तब्दीलियां आएंगी देश भर में जब हर स्तर पर हम मजबूत रहें और जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ हम डटे रहें, तभी बदलाव आएगा। मैं मानता हूं कि ये काम आसान नहीं है, काम मुश्किल है, लेकिन हम सबको इसमें जुटे रहना है। अगर बात बदलाव की हुई तो प्रोफेसर सैनी की बात सुनी जाए, जो यमुनानगर में हैं और अपने स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक आरटीआई दायर करने के कगार पर हैं। जी हाँ, मैं प्रोफेसर सैनी हरियाणा यमुनानगर से बोल रहा हूँ। आजकल बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने चला रखा है। मैं वैसे तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ और पिछले 20 साल से मेरा एक शौक है, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ यमुनानगर में, उसको हमने पूरा ग्रीन कर दिया है। और इसकी प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि ये सारे का सारा पब्लिक डोनेशन से, पब्लिक कोऑपरेशन से, मोहल्ला कमेटीज के थ्रू हमने इसको अंजाम दिया है। बात एनवायरनमेंट की तो हम सारे करते हैं, मगर जो फील्ड एक्टिविटी जो है वो फाइल का काम छोड़ के फील्ड पे अगर कोई करना चाहे तो वो हो सकता है। इसके लिए ठीक है, नेक नीति चाहिए, मेहनत चाहिए। हमें एक बड़ी ताज्जुब की, हैरानी की एक बात ये इस प्रोजेक्ट में ये फेस करने को मिल रही है कि जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली में या और बाकी और शहरों में और बाकी स्टेट्स में एक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो एमसी एरिया की लिमिट्स में वो लागू है, वो हरियाणा में लागू नहीं है। उसके लिए हमने हाई कोर्ट हरियाणा एंड पंजाब में एक PIL डाली थी और 2006 में ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शंस भी म्युनिसिपल कमेटीज को थ्रू आउट द स्टेट इशू कर दी थी कि जो हेल्दी ट्रीज हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन देना म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटीज की ड्यूटी है। मगर टू आवर सरप्राइज टिल डेट कोई ऐसा कानून एनफोर्समेंट नहीं हुई। के ना लॉ बनने की वजह से कोई भी आदमी कभी भी ओवरनाइट हरे भरे पेड़ को काट के गिरा देता है। पर हम ये सोच रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अगर लागू नहीं हो रहे हैं, ये जरूर हम सोच रहे हैं कि हम कंटेम्प्ट के लिए जरूर रिमूव करें, क्योंकि कोई भी पेड़ कटता है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम उसकी कंप्लेंट करते हैं, उस पर असर नहीं होता। मेरे तो उनसे यही निवेदन है कि वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वो कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके अब जमाना आ गया है। मेरी ये गुजारिश है उनसे कि वो इसको कभी छोड़ने नहीं। ये जो लाइन उन्होंने पकड़ी है इसकी सख्त जरूरत है, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में। और ऐसा नहीं हो कि एक बार उठा के और फिर बंद कर दें प्रोग्राम। ये कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरह से इसको वो कंटिन्यू करें और प्रोलॉन्ग कंटिन्यू करें। 10 साल का प्रोग्राम तो कम से कम चला के रखें, क्योंकि ये देश में अब बदलाव की बड़ी सख्त जरूरत है। मेरी यही निवेदन है। सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम
इस प्रोग्राम के साथ ही जुड़े रहेंगे और सत्यमेव जयते का जो ये हमने एक सफर शुरू किया है वो जारी रहेगा। और हमें बड़ी हिम्मत मिलती है जब आप जैसे लोग हमें बताते हैं कि ये प्रोग्राम से आपको कितनी हेल्प मिलती है और देश में लोगों पर अच्छा असर पड़ रहा है, इससे हमें ताकत मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ये जरूर है कि हमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उस पर हम रिसर्च करते हैं, लिहाजा इस दफा हमने 5 टॉपिक उठाए हैं यूनुस जी। अगले संडे जो प्रोग्राम आएगा वो इस 5 टॉपिक्स का आखिरी होगा, लेकिन बहुत जल्द हम दोबारा लौटेंगे। कुछ ही महीनों में हमारी कोशिश है कि हम दोबारा लौटेंगे सत्यमेव जयते के साथ और ये जारी रहेगा। बीच बीच में हम गैप इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें हर टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए समय लगता है। जब हम कोई चीज कहते हैं शो पर तो जब तक हम उसको पूरा टटोल न लें हम उसको अपने शो पे नहीं कहते, तो हमारी ये कोशिश रहती है, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है हमको। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं सैनी साहब। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है उसके बावजूद जब कानून नहीं आया है आपके राज्य में, तब आप जरूर कंटेम्प्ट के लिए मूव कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट का हो या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का हो, मुझे लगता है कि कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। अगर उन्हें लगे कि हाँ वाकई कंटेम्प्ट हुआ है तो आप इसके लिए जरूर मूव करें। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, कुछ ईमेल्स ले लिए जाएं। ये एक ईमेल NR प्रसाद का है बेंगलोर से और ये लिखते हैं कि मैं टैक्स भरता हूं अपनी कमाई पर और लगातार टैक्स भर रहा हूं। एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं जी। देश के बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि टैक्स भरते हैं, लेकिन टैक्स का क्या इस्तेमाल सरकार करती है ये कैसे पता चल सकता है कि किन चीजों में उसका इस्तेमाल किया गया? साल दर साल हमारे टैक्सेस का क्या इस्तेमाल हुआ? बस मुझे तो यही जानना है। बहुत ही सही सवाल है और अगर आपको ये जानना है तो आप RTI फाइल कर सकते हैं, आपको इसकी जानकारी मिल सकती है कि हमारे टैक्स का पैसा जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और जवाबदारी बनती है सरकार की कि वो आपको जवाब दें। तो ये जरूर आपको सवाल उठाना चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि जो हमारा टैक्स इकट्ठा होता है वो लोगों के काम के लिए इकट्ठा किया जाता है और सरकार जो है वो हमें जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज हैं वो पूरा करने में इसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि काफी हद तक ये जो पैसा है वो लूटा जा रहा है, देश का पैसा, हमारा पैसा लूटा जा रहा है, जैसे हमने हमारे शो में भी देखा। और इसको बदलने के लिए हमें जमीनी स्तर से हमको ऊपर आना है इसमें। आमिर, एक बहुत छोटा सा मेल RC शर्मा ने हैदराबाद से किया है और ये लिखते हैं कि किसे फिक्र है देश की। हम देखते हैं कि हमारा कोई कलीग सरकारी दफ्तर में डिफॉल्टिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, उसे समझाते नहीं है। जब वो पकड़ जाता है तो यूनियंस उसे बचाने में पूरी ताकत लगा देती हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? फिर ये लिखते हैं कि हम अपने बुनियादी अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन हम अपने बुनियादी कर्तव्य, हम अपने फर्ज की बात कभी नहीं करते जी। और आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। शर्मा साहब, आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी बातों से सहमत हूं। हमारी जिम्मेदारियां अक्सर हम भूल जाते हैं। हमारे ही डिपार्टमेंट में कोई गलत काम कर रहा है, हम उसे रोकते नहीं और जब वो पकड़ा जाता है तो उसको छुड़ाने में कभी कभी मदद भी करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश बदले तो फिर हमें दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे। जनता का है ये तंत्र, जनता ही इसका मंत्र, जनता ही इसका मंत्र, जनता ही इसका मंत्र, जनता ही राजा प्रजा मदारी और जमूरा। ये देश है स्वतंत्र, ये मुल्क है स्वतंत्र। मुझको ही पूरा करना हर काम अधूरा, अब पी के न झूमे कोई सत्ता का धतूरा। तंग 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 डब डब डोरा, कौन है मदारी यहाँ कौन जबूरा। तंग 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 डब डब डोरा, कौन है मदारी यहाँ कौन जबूरा। अब बारी है इस बार के एपिसोड का हिंट लेने की और चूंकि आपने पहले ही उजागर कर दिया है कि ये इस बंच का आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद सत्यमेव जयते नहीं आएगा, कुछ महीने बाद आएगा। जी जी यूनुस जी, ये हमारा आखिरी एपिसोड है, बहुत ही अहम एपिसोड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है। और जैसे कि हम सबको पता है कि आम चुनाव आ रहे हैं जी, तो मैं इतना आपको हिंट दे सकता हूं कि ये आम चुनाव से जुड़ा हुआ एपिसोड है।
तो बस इतना ही हिंट दूंगा मैं आपको यूनुस जी। मुझे लगता है कि आज तक इतनी भी हिंट मैंने कभी नहीं दी है। तो ये बहुत बड़ी हिंट दी थी मैंने कि आम चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है ये टॉपिक जो है हमारा। और आप देखिए, आप बताइए हमें आपको कैसा लगता है। देश भर के लोग हमें फोन करके बताएं कि उन्हें क्या लगा, कैसे लगा। बिल्कुल, तो आज से लेकर कल तक इस बारे में सोचते हैं और कल सत्यमेव जयते का एपिसोड देखते हैं जी। उसके बाद सोमवार से लेकर बुधवार तक विविध भारती की टेलीफोन लाइंस ओपन रहती हैं और लोग अपनी बात, अपनी रिएक्शंस आप तक पहुंचा सकते हैं। नंबर एक दफा बता दीजिए दोबारा, नंबर क्या है? नंबर है फोन करें 022-2869-2709। जी, वेरी गुड। और मेल भी किया जा सकता है airamirkhan@gmail.com पर। हम अपने लिसनर्स के ईमेल्स का इंतजार करते हैं। जी, मैं इंतजार करूंगा आप सबकी बातें सुनने का। तो आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की प्रोग्राम से। इजाजत यूनुस खान को। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर जेटी महाजन और प्रदीप शिंदे, तकनीकी संयोजन दिलीप कुलकर्णी, संपादन एवं निर्माण यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। ये कार्यक्रम विविध भारती मुंबई में तैयार किया गया। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की।